नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा और मेरे साथ मेरे सहयोगी शिफन शर्मा और आप देख रहे हैं अपना मन पसंदीदा कार्यक्रम न्यूज रूम लाइव। अगले 40 मिनट तक न्यूज रूम लाइव में हम आपके साथ बने रहेंगे और देश दुनिया से जुड़ी हर खबर पहुंचेगी। देश में सियासत की हलचल और साथ साथ महाराष्ट्र में हो रहे चुनाव की मतगणना और साथ ही विश्व में क्या हो रहा है, अमेरिका का डंका बाकी देशों तक किस प्रकार से पहुंच रहा है, ईरान के सूरत हाल क्या है, हर खबर पर हमारी पैनी नजर बनी हुई है। आप अपना रिमोट साइड पर रखकर बस सिर्फ और सिर्फ न्यूज रूम लाइव देखते रहिए। शुरुआत पहली और कुछ मुख्य खबरों के साथ करेंगे क्योंकि आज सबसे अहम खबर महाराष्ट्र की है, जहां पर 29 नगर निगमों पर मतगणना जारी है और थोड़ी देर के बाद यानी धीरे धीरे जब चरणबद्ध तरीके से ये पेटियां खुलेंगी या ईवीएम खुलेंगे तो उसके बाद उन तमाम जितने भी प्रत्याशी मैदान में उनकी किस्मत भी आज खुलती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल, इसी बीच बात करेंगे केंद्र सरकार की, जहां पर केंद्र सरकार 2 कानूनों के अंदर संशोधन करने वाला है। कुछ बड़े बदलाव जो है वो 2 कानूनों को लेकर होंगे और ये 2 कानून, एक जो है वो शिक्षा और दूसरा खाद्य सुरक्षा विभाग के कुछ कानून है जो कि यूपीए गवर्नमेंट की तरफ से बनाए गए थे। अब जाकर उनके अंदर कुछ अमेंडमेंट आ सकती है। साथ ही बात होगी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी यानी कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी आज इंदौर का दौरा करेंगे और इंदौर जहां पर मौतें हुई हैं, हो सकता है संभवतः वहां पर जाकर दौरा कर उन तमाम पीड़ितों से मुलाकात करेंगे और उनके साथ जिनकी मौतें हुई हैं उनके परिजनों के साथ संवेदनाएं भी प्रकट करेंगे। बिल्कुल, इसी बीच बात अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर करेंगे, जहां पर ईरान के हालात हम सभी के समक्ष हैं और वहां पर कई हजार ऐसे भारतीय हैं जो कि फंसे हुए हैं, जिनको लेकर कल एक एडवाइजरी भी जारी की गई और एडवाइजरी के साथ साथ हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए। अब एक ऑपरेशन स्वदेश जो है वो शुरू किया गया है ताकि जितने भी लोग जो कि भारतीय हैं वो ईरान में फंसे हैं उनको जल्द से जल्द सुरक्षित हालात के अंदर वापस उनके वतन लौटाया जाए। बात होगी ठंड की क्योंकि मौसम बहुत नाजुक हालात में बना हुआ है। पूरे देश में ज्यादातर हिस्सों में मौसम खराब है, ठंड बनी है, कोहरा बरकरार है और पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक ठंड बरकरार है। इस पर भी ग्राउंड जीरो से अब आपको अपडेट बताएंगे। तो फिलहाल शुरुआत आज की मुख्य और अहम खबर से, क्योंकि महाराष्ट्र में 29 नगर निगमों पर मतगणना जारी है। सुबह 10 बजे आधिकारिक तौर पर यह मतगणना शुरू हुई है और सुबह 10 बजे से काउंटिंग शुरू होने के बाद अब धीरे धीरे खुलते हुए किस्मत आ रही है और सबसे ज्यादा नजर जो है वो बीएमसी पर बनी हुई है, यानी बॉम्बे की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उस पर बनी हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट शुरुआती रुझानों में बीजेपी गठबंधन को बढ़त मिल रही है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट की शिवसेना शामिल है और उनके विपक्ष में एमएनएस राज ठाकरे और साथ ही साथ शिवसेना उद्धव बाल ठाकरे गुट की भी बनी हुई है। दोनों के मुकाबला बहुत कड़ा माना जा रहा है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि 29 ऐसे नगर निगम हैं जिनमें चुनाव हुए और इन चुनाव का रिजल्ट आज आ जाएगा और यहाँ पर 15,931 उम्मीदवार मैदान में हैं। सुबह 10 बजे से काउंटिंग शुरू हो चुके हैं, यानी कि 1 घंटे का वक्त हो चुका है काउंटिंग शुरू हुए और इसी बीच में दोपहर के बाद रिजल्ट आने की उम्मीदें जताई जा रही हैं। सभी निगमों में सबसे अहम जो है वो यहाँ पर बीएमसी माना जा रहा है, जहाँ पर महानगर पालिका ये माना जाता है। मुंबई को 227 वार्डों में बांटा गया है। बहुमत के लिए 114 सीटों की जरूरत है और एक दिन पहले 3 एग्जिट पोल आए थे। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन, उस एग्जिट पोल के अंदर बहुमत उसको हासिल हुई थी, लेकिन अब एग्जिट पोल के आधार पर अब कितनी चीजें सही साबित होंगी वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 130 से 150 सीटें मिल सकती हैं। ये एग्जिट पोल में चीजें सामने आई। वही कांग्रेस गठबंधन को सिर्फ 60 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य के खाते में 5 से 7 सीटें आ सकती हैं। अधिकारियों ने भी बताया कि बीएमसी चुनाव में कुल 52.94% वोटिंग हुई है, यानी कि 52 to 53% वोटिंग हुई है। 2017 में हुए चुनाव में ये 55% थी, यानी कि कुछ हद तक गिरावट जरूर हुई है। 3 से 4% की गिरावट वोटिंग में हुई है, लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए तो एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये चीजें बता रही है, लेकिन कांग्रेस की सिर्फ 60 सीटें जो है वो एग्जिट पोल बता रही है। लेकिन एग्जिट पोल ज्यादातर तो सही साबित होते हैं, लेकिन इस बार कितना सही साबित होगा वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी 29 नगर निगम ऐसे हैं जहां पर मतगणना लगातार जारी है। पूरी सुरक्षा व्यवस्था यहां पर कर दी गई है और इस सुरक्षा व्यवस्था के बीच में लगातार वोट्स की काउंटिंग जो है वो देखने को मिल रही है। हमारे साथ हकीम देशमुख इधर इस वक्त ग्राउंड से जुड़े हुए हैं इस मतगणना को लेकर जानकारी के लिए। हकीम, जानकारी दीजिएगा क्योंकि धीरे धीरे अब परतें खुल रही हैं
और दोपहर तक संभवतः सब कुछ तस्वीरें साफ होंगी कि आखिर बीएमसी में कौन सबसे बड़ा बॉस होगा और पूरे जो महाराष्ट्र की 29 नगर पालिकाएं हैं उसमें भी अलग अलग बॉस नजर आएंगे। शीतल देखिए, इस वक्त की अगर हम खबर को माने तो बीएमसी का जो है वो कहीं ना कहीं चढ़ उतार जो है वो चल रहा है। महायुति और ठाकरे की जो आघाड़ी है, इनकी अगर बात करें तो टक्कर काटे के 10 सीटों का फर्क जो है वो कहीं ना कहीं अभी चुनाव की काउंटिंग में जो है वो सामने आ रहा है। इस तरीके से हम बात करते तो 70 सीटों पर जो है महाविकास, माफ कीजिएगा, बीजेपी और शिंदे सेना है, वही 60 सीटों पर ठाकरे सेना जो है वो आगे चल रही है। तो ये सारी पिक्चर क्लियर होने में कम से कम और 2 घंटे जाएंगे कि कौन आगे जाएगा, कौन किसकी टक्कर कितनी रहेगी और कौन जो है वो कहीं ना कहीं आघाड़ी पर चलेगा। बीएमसी की बात करें तो बीएमसी में बड़े पत्ते जो खुलना है वो अभी बाकी है। ठाणे का चुनाव है, ठाणे के चुनाव में भी कहीं ना कहीं जो है वो शिंदे सेना और बीजेपी आगे चलती हुई नजर आ रही है। अलग अलग जगहों पर 29 महानगर निगम की अगर हम बात करते हैं तो अलग अलग जगहों के अलग अलग तस्वीरें जो है वो सामने हो रही है। इस वक्त जो है वो हम जलगांव के जो है वो काउंटिंग सेंटर में है, यहाँ की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। ये यहाँ पर मीडिया कक्ष जो है वो यहाँ पर मीडिया कक्ष बनाया गया है। शीतल, आपको बता देते हैं ये मीडिया कक्ष है, लेकिन मीडिया कक्ष की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर भी किसी भी प्रकार की सुविधा जो है चुनाव आयोग ने नहीं की है। तो सवाल ये जरूर उठता है कि अगर सुविधा नहीं है मीडिया के लिए, अगर किसी भी प्रकार का जो है अंदर से क्या चल रहा है इसकी जानकारी बाहर नहीं आती है, तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग क्या छुपा रहा है, ये अपने आप में शीतल एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। इस वक्त हम जलगांव की ये सारी तस्वीरें बता रहे हैं, मीडिया कर्मी सारे यहाँ पर जो है ये बैठे हुए हैं और पूरे तरीके से जो है वो कहीं ना कहीं ये जांच रहे हैं, देख रहे हैं। अंदर से कोई बंदा आता है तब जाकर के आंकड़े जो है वो सामने आ रहे हैं। किसी भी प्रकार की कोई ध्वनि की सिस्टम यहाँ पर नहीं है कि लोगों को सुनाई दे सके। तो ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पर है। यहाँ से जो है वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहाँ पर काउंटिंग चल रहा है शीतल, पूरे पैमाने पर यहाँ पर काउंटिंग चल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ से लोग अंदर जाते हैं, बड़ा गोडाउन है और इस गोडाउन में जो है वो काउंटिंग चल रहा है। उस काउंटिंग के बाद जो है वो सारे तस्वीरें जो है वो बाहर आती है। और इसी तरीके की सुविधा जो है पूरे महाराष्ट्र में जो है वो की गई है। कहीं ना कहीं बीजेपी हो, शिंदे सेना हो, ठाकरे गुट हो या कांग्रेस हो, आपस में जिस तरीके की भिड़त इस चुनाव में शीतल हमने देखी थी, अब वो चुनाव के परिणाम आना शुरू हो गए हैं धीरे धीरे। कहीं ना कहीं ठाणे की हम बात करें तो 4 सीटें जो है वो 4 सीटों पर अभी जो है शरद पवार की पार्टी आगे जा रही है। ये गढ़ माना जाता है शिंदे का। लेकिन इस तरीके से अगर काउंटिंग के आंकड़े बाहर आएंगे तो 2 बजे तक पूरी पिक्चर जो है वो साफ हो जाएगी कि क्या कुछ होना है महाराष्ट्र में, कौन जीत करके आ रहा है, कौन आगे है, कौन पीछे है। ये सारी चीजें खुलना शुरू हो चुकी है। अब जीत करके कौन आता है 2 बजे के बाद पूरी पिक्चर साफ हो जाएगी। सीता बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की जो राजनीतिक विरासत है या जो वर्चस्व है उसे उनके लिए बरकरार रखना एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। तो कैसे इसको फेस किया जा रहा है, कितना बड़ा चैलेंज उनके लिए रहेगा? और दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस और शिंदे की जो जोड़ी है उनको ये बरकरार रखना है कि वो सरकार में है, तो उनके सरकार का जो कार्यकाल अभी तक रहा है या जो कामकाज रहे हैं उसकी दिशा किस तरफ जा रही है। तो क्या ये 2 सबसे महत्वपूर्ण चीजें भी इस चुनाव से सामने आएंगी? बिल्कुल 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 सामने आएगी, क्योंकि 2029 के विधानसभा की हम बात करते हैं तो उसका रास्ता जो है महानगर निगम से निकल करके जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बड़े पैमाने पर जो है जो चुन करके आए उम्मीदवार है वो बाहर निकल रहे हैं। पूरे मीडिया कर्मी जो है उनको घेर करके खड़े हुए हैं। ये खुशी जो है वो जाहिर करते हुए यहाँ पर जो है वो नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से ये लोग जो है वो चुनाव में जीते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी अपना बयान देते हैं। और साथ ही साथ चुनाव आयोग जो है वो भी अपने लोगों को लेकर के बाहर आ रहा है। और इसी तरीके के सारी तस्वीरें जो है ना शीतल वो सामने आ रही है। ये इस वक्त जो है वो हम काउंटिंग सेंटर में खड़े हैं। पूरी तस्वीरें आपको यहाँ से, हमारे दर्शकों को यहाँ से हम दिखा रहे हैं। और बड़े पैमाने पर यहाँ पर भी काउंटिंग चल रहा है। काफी अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग टीम जो है वो चुनाव आयोग ने लगाई है। लेकिन बात पूरे महाराष्ट्र की 29 महानगर निगम के हम अगर कर लेते हैं तो बड़े पैमाने पर लोगों में जो जल्लोष जो है वो देखने को मिल रहा है। और ये उम्मीद लेकर के आए हैं काउंटिंग सेंटर के बाहर लोग, बड़े उम्मीद लेकर के आएगी कि जीतेगा हमारे कैंडिडेट, जीतेगा या हारेगा। शीतल बिल्कुल। हकीम, जरा ये भी बताइए, असली शिवसेना और नकली शिवसेना के बीच जो लड़ाई पिछले कई सालों से चल रही है या कई दिनों से, कई महीनों से चल रही है, ये वो भी तय करेगा? ये आखिरी मौका हो सकता है उद्धव ठाकरे के लिए ये तय करना कि जो मराठी हैं
या जो महाराष्ट्र के लोग हैं वो उनकी शिवसेना के साथ हैं या फिर शिंदे की शिवसेना के साथ हैं? शीतल, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से लड़ाई चल रही है असली और नकली की लड़ाई, तो अब बीएमसी ये साफ कर देगी कि जनता और वोटर किसके साथ है। क्या उद्धव ठाकरे के साथ है या फिर शिंदे के साथ है। ये पूरा अभी जो है बीएमसी के चुनाव, उसके बाद ठाणे के चुनाव, 29 महानगर निगम में जो भी चुनाव है वो तय कर देंगे। अगर अदालत का फैसला जो आएगा वो बात की बात है, लेकिन पिक्चर आज साफ हो जाएगी कि किस तरीके से है और लोग किसको ज्यादा जो है वो मानते हैं। अच्छा, ये बताइए हकीम देशमुख, कल कई सारे आरोप लगाए गए थे। ये कहा गया था कि नकली स्याही वहां पर लगाई जा रही है, उसके बाद उसे सैनिटाइजर से मिटाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर विपक्ष ने अपना मुद्दा जो है वो सामने रख दिया है कि भाई इन चुनावों में भी किसी राजनीतिक पार्टी का प्रभाव है और चुनाव आयोग किसी राजनीतिक पार्टी के प्रभाव में काम कर रहा है। तो ये आरोप कितने बड़े आरोप हैं और इनका ग्राउंड इंपैक्ट क्या है? हाँ देखिए शीतल, आरोप जो लगाए गए हैं कि शाही जो लगाई जा रही है, ये जो है ये एक पेन से जो है वो शाही लगाई जा रही थी, यानी कि मार्कर की अगर हम बात करते हैं परमानेंट मार्कर की, तो उससे शाही लगाई जा रही थी। आरोप में तथ्य जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से शाही लगाई जा रही थी और इस पर सैनिटाइजर अगर लगाया जाए तो पूरे तरीके से मिट जाती थी। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि थोड़ा सा पानी अगर इस पर लग जाता था तो भी ये फीकी पड़ जाती थी। तो ये आरोप जो है ये ग्राउंड से आए हैं, भले ही विपक्ष ने इसको बुनाया हो, लेकिन आरोप जो है वो ग्राउंड से आए। इसमें तथ्य जरूर है और कहीं न कहीं कई जगहों पर जो है वो धांधली भी देखने को मिली। जनता कहती है कि अलग अलग जगहों पर, अभी देखो इतना बड़ा चुनाव है 29 महानगर निगम का, तो थोड़ी बहुत चीजें इधर उधर हो सकती है, लेकिन जनता जिस तरीके से बारीकी से ध्यान रखती है तो बहुत कुछ खुल करके सामने आ जाता है। बिल्कुल, बहुत कुछ खुलकर सामने आ जाता है, लेकिन ये चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है। हकीम देशमुख, बीएमसी की बात लगातार हो रही है। इन 29 नगर निगमों में सबसे अमीर कोई नगर निगम है या एशिया की सबसे अमीर नगर निगम है तो वो बीएमसी है, और चर्चाएं भी उसी पर होती हैं, नजरें भी उसी पर है और राजनीतिक पार्टियां पकड़ भी उसी पर बनाना चाहती हैं। वो इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा बजट है, पैसा सबसे ज्यादा है। तो ये नजर सिर्फ पैसे पर होती है या इस पर भी होती है कि वहां पर हम अपनी ताकत बनाएंगे, अपनी राजनीतिक ताकत होगी और उसको ग्राउंड पर इंप्लीमेंट करेंगे, कामकाज करेंगे। कल कई सारे सेलिब्रिटीज वहां पर मीडिया को संबोधित कर रहे थे वोट डालने के बाद। वो कह रहे थे कि भाई तस्वीर बिल्कुल बदली नहीं है, वैसी की वैसी है, खड्डे बने हुए, पानी की निकासी नहीं है, वहां पर पाइपलाइन नहीं बनाई गई है, जिस वजह से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। शीतल देखिए अगर महानगर निगम के बीएमसी के सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, 17,000 करोड़ का सालाना बजट बीएमसी का है। और महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं तो पैरेलल बजट को उसे माना जाता है। जितना बजट बीएमसी का है उससे कम बजट पूरे महाराष्ट्र का, यानी कि बीएमसी की अगर हम बात कर लेते हैं, ये एक लौती ऐसी महानगर पालिका है जहां पर सबसे ज्यादा बजट जो है वो बीएमसी का जाता है। और इसी को लेकर के हर पार्टी की नजर जो है वो बीएमसी पे है, भले ही वो एनसीपी हो, कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, ठाकरे गुट हो, शिंदे गुट हो, जो भी हो, सबकी नजर बीएमसी पर है। और बीएमसी तय करती है कि विधानसभा में कौन किसके उम्मीदवार ज्यादा आएंगे और सरकार कौन बनाएगा, ये बीएमसी तय करती है। शीतल, ठीक है हकीम, इसी को लेकर के जो है ना, हाँ बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिएगा ग्राउंड से और दोबारा हम आपके पास आएंगे, लेकिन उस तब तक फिलहाल शुक्रिया आपका, आपने जानकारी दी। महाराष्ट्र में लगातार गिनती हो रही है, थोड़ी देर के बाद चीज़ें स्पष्ट होंगी, लेकिन बीएमसी में सबसे ज़्यादा सीटें यानी सबसे ज़्यादा वार्ड कौन जीतेगा, 114 के साथ कौन वहां पर बहुमत पाएगा और बॉस कौन बनेगा, इसका इंतजार रहेगा। फिलहाल कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आई है, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए बात ऐसी है कि मुंबई जैसे शहर में जो वोटिंग पैटर्न चलाया सरकार ने, ये बेहद गंभीर बात है। हजारों लोगों के नाम गायब रहे जिसने विधानसभा में वोट किया है, और ऐसे एरिया से वोट गायब हो गए जहां शिवसेना को या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को या कांग्रेस को वोट हुए, वहां से हजारों लोगों के नाम गायब हो गए हैं। ये पहली बात। दूसरी बात, ईवीएम मशीन बार बार बंद होती रही बहुत से प्रभागों में। जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस को बटन दबाया गया है वहां कमल के ऊपर लाइट ऑन होती है, वैसा मशाल का हो गया, वैसा इंजन का हो गया। और चुनाव आयोग के जो लोग हैं उस हमारी शिकायत सुनने को तैयार नहीं। कल शाम को 6 बजे तुरंत ये वोटिंग खत्म होने के बाद
मुंबई महापालिका के कमिश्नर और बीजेपी के लोगों में, वरिष्ठ लोगों में एक मीटिंग हो गई। क्यों हो गई? क्यों हो गई? कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, आचार संहिता चल रही है। आप 1.5 घंटे तक कमिश्नर के साथ बैठते हो और क्या तय करते हो? आज का जो रिजल्ट है वो आपने तय किया। ये बहुत गंभीर बात है। वोटिंग परसेंटेज अभी तक नहीं आया, सुबह तक नहीं आया। देखिए, वोटिंग परसेंटेज सुबह तक नहीं आया, लेकिन कल शाम को 5 बजे से एग्जिट पोल आना शुरू हो गया। हम लोग इंतजार कर रहे थे वोटिंग परसेंटेज का, और उससे पहले एग्जिट पोल आ गए। ये क्या तमाशा है? कुछ जगह पर वोटिंग चल रही थी, कुछ जगह पर वोटिंग चल रही थी, क्योंकि बड़ी बड़ी कतार लगी थी, क्यूज लगे थे, लोगों की भीड़ थी बूथ पर, और यहाँ एग्जिट पोल बीजेपी ने धड़ाधड़ डालना शुरू कर दिया और हम लोग जीत। चलिए अब जरा गोरखपुर चलेंगे, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधन कर रहे हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन जी, विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर विमलेश कुमार मिश्र जी, गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक प्रोफेसर विमलेश कुमार मिश्र जी, गोरखपुर के महापौर, गोरखपुर शिवतार महायोगी गोरखनाथ की पावन साधना स्थली के साथ ही भारत की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का एक महानगर भी है, जनपद भी है। देश की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी यह जनपद और यह क्षेत्र है। यह जनपद जहां भारत की अत्यंत आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का जनपद है, वहीं भारत के वैदिक साहित्य को वैश्विक मानचित्र पर प्रस्तुत करने का जो अभिनव कार्य पिछले 100 वर्षों से हो रहा है, वह गीता प्रेस बीसी गोरखपुर में स्थित है। भारत की आजादी के आंदोलन को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने वाले महान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद बंधु सिंह इस धरती से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे हैं। आजादी के आंदोलन का चोरी चोरा कि वह घटना जिसने विदेशी हुकूमत की चूलों को हिलाने का काम किया था, उसका संबंध भी इसी जनपद से है। हिंदी साहित्य के महान उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद की कर्मस्थली रही है। ऐसे अनेक विभूतियों से संबंध रखने वाली इस पावन धरा पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के उच्चतम से उच्च शिक्षा के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में पूर्वी उत्तर प्रदेश के छात्र छात्राओं के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। और इस महत्वपूर्ण केंद्र में आज देश के पूर्वी जोन के
14 राज्यों की 31 टीमें इस बास्केटबॉल प्रतियोगिता के साथ इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। जिन राज्यों के द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है उनमें बिहार, छत्तीसगढ़, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के साथ ही उत्तर प्रदेश की टीम भी इस आयोजन का हिस्सा बनी है। यह आयोजन अपने आप में इन 5 दिनों तक देश की बेटियों के उस उमंग और उत्साह के साथ ही जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बेटियां भी बेहतरीन प्रदर्शन कर सकती हैं, यह देखने का अवसर पूर्वी उत्तर प्रदेश के नागरिकों को और विश्वविद्यालय के छात्रों को प्राप्त होगा। क्योंकि इन 5 दिनों के अंदर जो अलग अलग लीग मैचेज होने हैं, मैं भी यहां पर परिचय देख रहा था। जब मैंने यहां पर अभी प्रातःकालीन सत्र में उद्घाटन सत्र के दौरान यहां पे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ की टीम का मैं परिचय ले रहा था, एकदम उत्साह से भरपूर, आत्मविश्वास से भरपूर ये दोनों टीमें अपने बेहतरीन खेल का परिचय देने के लिए यहां पर उतावला दिखाई दे रही हैं। और मुझे लगता है कि जब हम खेल की बात करते हैं तो आपने पिछले 11 वर्ष के अंदर देश के अंदर एक नई खेल संस्कृति को जन्म लेते हुए देखा है। याद करिए 2014 के पहले खेल और खेलकूद की प्रतियोगिता इस सरकार के एजेंडे का हिस्सा नहीं हुआ करता था। लोग ये मानते थे कि यह कोई प्रायोरिटी सेक्टर नहीं है, अक्सर इसकी उपेक्षा होती थी। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर न होने के नाते हमारे प्रतिभाशाली खिलाड़ी या तो पलायन करता था या कुंठित होकर के वह हताश और निराश बैठा रहता था। लेकिन अब देश के अंदर 2014 के बाद जिस प्रकार की एक नई खेल संस्कृति प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित की है, आज वह देखते हुए बनती है। याद करिए जब उन्होंने देशवासियों को खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से जोड़ने का आह्वान किया था, फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से एक स्वस्थ शरीर के माध्यम से कैसे हम सशक्त राष्ट्र के निर्माण की आधारशिला तैयार कर सकते हैं, इसकी प्रेरणा दी। सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से गांव-गांव तक इन खेलकूद की प्रतियोगिताओं को हम आगे बढ़ाएं, इसके लिए उन्होंने प्रेरित किया। और अब तो जीवन के एक महत्वपूर्ण आयाम के रूप में खेल और खेलकूद से जुड़ी हुई गतिविधियां आज हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो चुकी है। याद रखिए ये खेलकूद की गतिविधियों में हमारे भारत की प्राचीन परंपरा ने सदैव उसको महत्व दिया है। जब भारतीय ऋषि परंपरा इस बात का उद्घोष करती है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, तो वह अचानक नहीं कहती है, उसके पीछे का भाव यही रहता है
कि जीवन के जितने भी साधन हैं उन सबको स्वस्थ शरीर से ही प्राप्त किया जा सकता है। ये भारतीय ऋषि परंपरा वैसे ही नहीं कहती है, इसके पीछे प्रत्येक नागरिक को स्वस्थ रहने के लिए एक नई प्रेरणा भी प्रदान की जा रही है। और स्वस्थ शरीर तभी होगा, तभी किसी व्यक्ति के पास होगा जब वह उस पर उचित ध्यान देगा, नियम और संयम से रहेगा, जीवन में अनुशासन का पालन करेगा। यह अनुशासन उसे न केवल जीवन में नियम और संयम से रहने के लिए बल्कि उसको अपने शरीर पर ध्यान देने और उसके माध्यम से, स्वस्थ शरीर के माध्यम से अपने समाज को भी और राष्ट्र को भी सशक्त बनाने की एक दृढ़ इच्छा की शक्ति के साथ कार्य करने के लिए उसे प्रेरित करती है। आज खेलकूद को तमाम परिवारों ने अपने जीवन का हिस्सा बनाया है और मैं देखता हूं देश के अंदर कई राज्यों में अभिभावक बेटा और बेटी के बीच में भेदभाव नहीं करता, बल्कि प्रारंभ में ही इस बात को अनुभव करता है कि अगर बच्चा पढ़ाई लिखाई के अलावा किसी एक खेल में रुचि लेता है तो पूरा ध्यान अभिभावक उसके लिए उस खेल विशेष पर लागू करने का प्रयास करता है, उसे प्रोत्साहित करता है, उस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाता है। आज उसी का परिणाम है कि हम लोग भारी पैमाने पर खेल के उस इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने में मदद कर पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने हर ग्राम पंचायत में खेल के मैदान के कार्यक्रम को प्राथमिकता का विषय बनाया है। ग्राम पंचायत हो या नगर निकाय, वहां ओपन जिम के निर्माण हो, ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम का निर्माण हो, जिले स्तर पर स्टेडियम के निर्माण हो, ये सभी कार्यक्रम युद्ध स्तर से सीएम योगी आदित्यनाथ जो है एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इसी बीच आगे बढ़ेंगे जहां पर यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से 2 बड़े फैसले लेने की बात सामने आ रही है। 2 बड़े कानूनों के अंदर बदलाव हो सकता है। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि शिक्षा और खाद्य सुरक्षा अधिकार के अंदर ये बदलाव हो सकते हैं और संसद के अंदर ये नए बिल लाए जाएंगे। आपको बता दें कि 28 जनवरी से बजट सत्र शुरू होने वाला है और उम्मीद ये है कि 1 फरवरी को बजट पेश होगा, लेकिन उससे ठीक पहले ये बड़े कानून, ये बड़े यहाँ पर बदलाव जो है वो देखने को मिल सकते हैं। जहाँ पर केंद्र सरकार मनरेगा में सबसे पहले बदलाव किया, VBG राम जी जो है इसका नाम रख दिया गया और 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन कर दिया गया और अब 2 और जो कि शिक्षा और खाद्य सुरक्षा विभाग हैं, ये 2 सुरक्षा अधिकार हैं जिनके अंदर की बदलाव हो सकता है। बिल्कुल, केंद्र सरकार मनरेगा के बाद अब जो यूपीए सरकार की रही कुछ कानून हैं उनमें बदलाव लाएगा, उनमें संशोधन करेगा, जिसमें कानून और शिक्षा का अधिकार और खाद्य सुरक्षा कानून में सुधार करने की तैयारी कर रही है। ये बहुत अहम होगा कि इसमें बदलाव क्या होंगे और क्या चीज़ें इसमें जोड़ी जाएंगी, किन अधिनियमों को इन कानून के साथ जोड़ा जाएगा, उसका कितना लाभ लोगों को मिलेगा। हालांकि सरकार की जो प्राथमिकता है वो हर कानून में भ्रष्टाचार खत्म करना, पारदर्शिता लाना, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करना। VBG राम जी बिल भी इसी उद्देश्य के साथ इसमें बदलाव लाया गया है, जो सरकार का तर्क है। सरकार ये चाहती है कि इन योजनाओं का लाभ हर सही व्यक्ति तक पहुंचे और सभी लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन हो और जो इसके लिए योग्य है उसको इसका फायदा मिले। सरकार पहले नियमों और आदेशों से सुधार करने की कोशिश करेगी। अगर इससे बात नहीं बनती है तो संसद में नए कानून भी लाए जा सकते हैं, कुछ नए बिल भी लाए जा सकते हैं। जाहिर सी बात है उसका भी विरोध हो सकता है जब से ये बजट सत्र होगा, लेकिन उम्मीद है कि सरकार जो भी कदम आने वाले समय में उठाएगी वो लोगों के लिए हित में होगा। इसके अलावा सरकार ये भी सोच रही है कि लोगों को घर पाने के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया जाए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह निर्देश है कि सभी लाभार्थियों का पूरा रजिस्ट्रेशन हो, यानी 100% रजिस्ट्रेशन हो। बिल्कुल, और योजनाओं का लाभ सही लोगों तक सही समय पर पहुंचे और सही तरीके से पहुंचना बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। संसद के शीतकालीन सत्र में मनरेगा की जगह जो वीबी जीराम जी बिल लाया गया था, ये बिल पास हुआ और इसके अंदर जो कई छोटे बड़े संशोधन किए गए उसको लेकर जहां पर सरकार सुदृढ़ रही, वहीं दूसरी तरफ ऑपोजिशन की बात करेंगे तो विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला पूरे भारतवर्ष में हमने देखने को मिला। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि यूपीए सरकार की तरफ से जो 2 कानून बनाए गए थे, जो कि एक शिक्षा अधिकार के अंदर है और दूसरा खाद्य सुरक्षा अधिकार है, अब जब इनके अंदर संशोधन होंगे, इनके अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो अब यूपीए यानी कि जो उस समय सरकार में थी लेकिन अभी फिलहाल ऑपोजिशन में इंडिया ब्लॉक इसको लेकर कैसे रिएक्ट करेगा, ये देखना सबसे बड़ी बात होगी। लेकिन अभी फिलहाल सरकार की तरफ से जो बजट सत्र की शुरुआत 28 जनवरी को होने वाली है, उस सत्र के अंदर जो कि 2 चरणों में देखने को मिलेगा, इन तमाम चीजों के चलते अब देखने वाली बात ये होगी कि कैसे जनता इसे अडॉप्ट करेगी, कैसे ऑपोजिशन की तरफ से इसको लेकर आवाज उठाई जाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपना संबोधन कर रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं उनका क्या कुछ कहना है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की द्वारा आयोजित आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं सहनशीलता जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर आयोजित इस कार्यशाला में आप सबके साथ सम्मिलित होने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। मुझे बताया गया है कि इस 1 दिवसीय कार्यशाला में विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों से आए वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और विशेषज्ञों द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण, आपदा पूर्व तैयारी, प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों तथा सामुदायिक सहभागिता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर बहुत गहन विचार विमर्श किया जाएगा। साथ ही तकनीकी नवाचार, अनुसंधान, सहयोग और साझेदारी को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में भी ठोस रणनीतियां बनाई जाएंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि इस कार्यशाला से प्राप्त होने वाले सुझाव और समाधान न केवल उत्तराखंड बल्कि संपूर्ण हिमालय क्षेत्रों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड अपने अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध है, परंतु अपनी विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों के कारण समय समय पर अनेक प्राकृतिक आपदाओं का सामना भी हमें करना पड़ता है। संवेदनशील भौगोलिक परिस्थितियां, अनियंत्रित वर्षा, जलवायु परिवर्तन के बढ़ते हुए प्रभाव ने इन चुनौतियों को और अधिक गंभीर बना दिया है। हमारे राज्य ने बीते वर्षों में भूकंप, भूस्खलन, बादल फटने, अतिवृष्टि, हिमस्खलन और वनाग्नि जैसे अनेक प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया है। इन प्राकृतिक आपदाओं को रोक पाना हमारे बस में नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण, समयबद्ध तैयारी, सामूहिक प्रयासों से हम इन दुष्प्रभावों को अवश्य कम कर सकते हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में अन्य क्षेत्रों की भांति आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए भी विशेष कार्य किए जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विभिन्न प्रकार की आपदाओं से लड़ने के लिए जो 4P अर्थात प्रिडिक्ट, प्रिवेंट, प्रिपेयर और प्रोटेक्ट मंत्र दिया है, उसी के आधार पर एक व्यापक 10 सूत्रीय एजेंडा विकसित कर आज पूरे विश्व में आपदा नियंत्रण एवं आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में प्रभावी ढंग से कार्य किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और सहयोग से हमारी सरकार भी आपदाओं से निपटने के लिए आधुनिक तकनीकों और वैज्ञानिक उपायों को अपनाने पर विशेष जोर दे रही है। हमने जहां एक और आपदा पूर्व तैयारी, वैज्ञानिक तकनीकों, जोखिम के सटीक आकलन, AI आधारित चेतावनी प्रणालियों और संस्थागत समन्वय को विकसित करने की दिशा में निर्णायक कदम उठाए हैं, वहीं डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम, ग्लेशियर रिसर्च सेंटर, जल स्रोत संरक्षण अभियानों और आपदा रोधी इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन के माध्यम से हमने आपदा जोखिम न्यूनीकरण की अपनी क्षमताओं को लगातार मजबूत किया है। इसके साथ ही हमने आपदा स्थिति में
त्वरित कार्रवाई हेतु रैपिड रिस्पांस टीम भी गठित करने के साथ ही ड्रोन सर्विलांस, जीआईएस मैपिंग, सैटेलाइट मॉनिटरिंग के माध्यम से भी आपदा संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की शुरुआत की है, जिससे इन जगहों पर विशेष ध्यान दिया जा सके। यही नहीं, हमारी सरकार के द्वारा आपदा प्रबंधन विभाग, वन विभाग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया गया है, ताकि समय रहते आपदा की घटनाओं से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। इसके अलावा हम अधिक ऊंचाई में स्थित झीलों की मॉनिटरिंग के लिए विशेष सेंसर लगाने के साथ अर्ली वार्निंग सिस्टम को भी मजबूत करने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हम मौसम पूर्वानुमान से लेकर जलवायु पर शोध के लिए डेटा एनालिटिक्स और सैटेलाइट इमर्जरी के उपयोग की दिशा में भी काम कर रहे हैं। हमने राज्य में वनाग्नि की चुनौती से निपटने के लिए फॉरेस्ट फायर अर्ली वार्निंग सिस्टम तथा समग्र वनाग्नि प्रबंधन कार्य योजना को भी लागू किया है। हमने इन सभी तकनीकी नवाचारों और योजनाओं के क्रियान्वयन से आईआईटी रुड़की का भी उल्लेखनीय योगदान रहा है। मुझे पूरा विश्वास है आगे भी आईआईटी रुड़की हमारी सरकार के साथ मिलकर विभिन्न नवाचारों के माध्यम से आपदा न्यूनीकरण सही करने क्षेत्रों में भी उसी प्रकार सहयोग करती रहेंगे। इसके लिए मैं आईआईटी रुड़की के डायरेक्टर प्रोफेसर पंत सहित समस्त शोधकर्ताओं, विशेषज्ञों और तकनीकी टीम के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं। यह हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने देश में भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली, अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम के विकास में भी अपनी अहम भूमिका निभाई है। उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्य में जहां भूकंप का जोखिम सदैव बना रहता है, ये तकनीकी जीवन रक्षक सिद्ध हो सकती है। इसलिए हमारी सरकार आईआईटी रुड़की के साथ मिलकर इस प्रणाली के विस्तार के लिए प्रयासरत है। इसके साथ ही हम आईआईटी रुड़की के सहयोग से भूस्खलन संवेदनशील क्षेत्रों की वैज्ञानिक मैपिंग के साथ साथ बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणालियों के विकास। सीएम धामी को आपने सुना। आगे बढ़ेंगे, बात होगी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इंदौर का दौरा करेंगे। कल 17 जनवरी को इंदौर पहुंचेंगे राहुल गांधी। दूषित पानी मामले में हालात का जायजा राहुल गांधी की तरफ से लिया जाएगा। प्रशासन ने बैठक की राहुल को अनुमति नहीं दी और पीड़ित परिवारों से उनकी मुलाकात होगी। जाहिर सी बात है, पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनसे संवेदनाएं प्रकट करेंगे। इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी के कारण अब तक 24 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। हालांकि इसकी कोई सरकारी और आधिकारिक पुष्टि नहीं है। हालात का जायजा लेने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 17 जनवरी को पहुंचेंगे। तो बिल्कुल आपको बता दें कि इस दौरान इंदौर में कांग्रेस नेताओं और जो नगरीय जनप्रतिनिधि है उनके साथ प्रस्तावित बैठक को लेकर प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है। कांग्रेस ने प्रदेश भर के अंदर पार्षदों, महापौरों और जो नगर पालिका के जो अधिकारी हैं और नगर परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के साथ राहुल गांधी की इस बैठक के लिए अभय प्रशाल और आनंद मोहन माथुर सभागार के अंदर कार्यक्रम प्रस्तावित किया था, लेकिन इसको लेकर कोई भी अनुमति नहीं मिल पाई है। चलिए, न्यूज रूम लाइव में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार। इंडिया के बेबीज की पसंद लिटिल एंजल, इंडिया फाइनेस्ट बेबी डायपर ब्रांड। वसम उशितुत मेदद राय गई वुडित खुशबू सनई प्रानन सराबन मायने कुश बोजम में लफ्जन रोद